कॉमरेड अध्यक्ष जी और सभी हमारे सीनियर साथी जो यहाँ मौजूद हैं, इधर भी और उधर भी, और आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी साथी। आज 25 दिसंबर है। पूरी दुनिया के पैमाने पे क्रिसमस मनाया जा रहा है। तो हम आप सबकी तरफ से उन सबको जो क्रिसमस ईव में शामिल हैं, उनको यहाँ से मुबारक देते हैं, बधाई देते हैं इस मौके पर। ये महीना दिसंबर का एक और तरीके से भी याद किया जाता है। इसी महीने में गुरु गोविंद के 2 साहिबजादे चमकौर जंग के अंदर शहीद हो गए थे और उनके 2 साहिबजादों को दीवारों में चिन दिया गया था। तो ये दिसंबर का महीना उनकी कुर्बानियों को याद करने का भी है। वो भी मानवता के लिए ही कुर्बानी दिए थे। ईसा भी गुलामी के खिलाफ लड़े थे, स्लेवरी सिस्टम के खिलाफ लड़े थे, जीसस क्राइस्ट। इसलिए उनकी कुर्बानी याद की जाती है। आज जो क्रिसमस मनाते हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि जीसस क्राइस्ट की जीवनी क्या थी। तो महत्व ये नहीं है कि त्योहार मनाए जाए, महत्व ये है कि त्योहार के पीछे का सबक सीखा जाए। इसी तरीके से ये पूरा महीना शहादतों का महीने के रूप में ही माना जाएगा और उस हिसाब से उन सब शहीदों को भी नमन है जो शहादत हासिल किए। यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं दोनों काम के लिए। करनाल में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 100वां साल कल से शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमारे 100 साल पूरे 2025 में होंगे। तो दिसंबर के महीने में कंक्लूडिंग फंक्शन होगा, जैसे कॉमरेड दयाल ने यहाँ पर बताया। ये पूरा साल हमको पूरे देश में गतिविधियां करनी है, तो आपको हरियाणा प्रदेश में करनी है। हर जिला में, गांवों में, तहसीलों में, जहां जहां संभव हो हमें पार्टी की सभाएं करना, जन संगठनों की सभाएं करना, एग्जीबिशन लगाना, अपने इतिहास को याद करना, आज के मुद्दों को समझना और आने वाले दिनों में लड़ाई की तैयारी करना। ये हमारे पूरे इस साल भर की जो गतिविधियां होंगी उसकी दिशा होनी चाहिए। ये कोई 100 साल का मनाना नहीं है, ये उससे भी बड़ी बात है। आज जिस दौर में हम हैं उसमें आप और हम अच्छे से जानते हैं कि समाज में भाईचारे को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मानव को मानव से लड़ाने के लिए जात का, भाषा का, धर्म का, विश्वास का, पहरावे का, खान पान का, सब चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है भेदभाव पैदा करने के लिए। और हम यहाँ बात कर रहे हैं वैज्ञानिक सोच की, जो कॉमरेड धर्मपाल ने यहाँ पर कहा कि तकियानों से बैकवर्ड चीजों को पीछे छोड़ते हुए विज्ञान आगे बढ़ा है। तो मानव अगर वैज्ञानिक सोच से आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर समाज, जितने मर्जी आप चांद पे पहुंचे, किसी और भी ग्रह पे पहुंच जाइए, लेकिन अपने इस प्लैनेट को बर्बाद करने के रास्ते की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। उसका जिक्र किया गया। तो मैं इस सारे प्रश्न को सिर्फ 100 साल मनाने के ऊपर ही नहीं देख रही हूँ, मानव सभ्यता के इतिहास के रूप में देखना चाहती हूँ। इंसान ने कहां से उठ के आज हम कहां पहुंचे। मानव तो जंगलों में ही रहते थे, ये पृथ्वी तो आपका गोला थी। आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हुई, फिर उसके ऊपर पानी भी हुआ और फिर उसके ऊपर हरियाली भी हुई और फिर इसके ऊपर जीवों का उत्पन्न हुआ। और लाखों वर्षों की उस यात्रा के बाद जो जीवन यहाँ पर था, उस जीवन में से
पानी के प्राणी थे, फिर जमीन पर प्राणी आए और फिर आकाश में प्राणी उड़ने वाले भी हुए। उन्हीं में से एक होमो सेपियन जो क्रीड थी, उसी का आगे हम हिस्सा जो मानव है। जंगलों में रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे, महिला पुरुष में भेद नहीं था, महिला पुरुष दोनों ही मिलकर शिकार करते थे और फिर उसको खाते थे। आग का आविष्कार नहीं था, और जब आग का आविष्कार वो कर पाए, कितने सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद आग का खोज निकला। जंगलों में आग लगी, जले हुए जानवरों को खाया, वो कच्चे मांस को खाने से बेहतर था। इसलिए वो कैसे जलती है, वो कितने ही सैकड़ों बरस लग गए ये समझने के लिए मानव को कि ये आग ऐसे बनती है। और शुरू के अंदर पत्थर से पत्थर को मार के ही फिर आग को की चिंगारी से मानव ने चीजों को जलाना सीखा, और कैसे सूखे पत्ते जलते हैं, और फिर जिस आग से वो डरते थे फिर उस आग पे काबू पाना भी सीखा। मानव की बहुत लंबी यात्रा है, लाखों वर्षों की यात्रा है, और हम आज के इस युग में हैं। इस लाखों वर्षों की यात्रा में मानव ने इसी प्रवृत्ति को और इसी प्रकृति को, इसी नेचर को समझा, जाना, और अभी भी प्रकृति इतनी अथाह है कि आप उसकी सारी परतों को अभी भी नहीं समझे हैं। डिस्कवरी और खोज दोनों चीज चल रही है। उसी डिस्कवरी और खोज से नए नए विज्ञान के उदाहरण हमारे सामने पेश हो रहे हैं। तो किसने किया है? मानव यहां तक ले आया, वो पूरी मानव सभ्यता कहां से कहां पहुंची, और उसी यात्रा के अंदर, उसी दौर के अंदर जब मानव ने खेती करना सीख लिया तो पानियों के किनारे बसना शुरू कर दिए। जितनी दुनिया की बड़ी से बड़ी सभ्यताएं हैं वो जल के किनारे में हैं। नदियों को क्यों मानते हैं हम, उसकी क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उस समय उसके बिना जीवन नहीं था, और सारी सभ्यताएं, पूरी दुनिया के इतिहास को उठा के देख लीजिए, वो जल के नजदीक सभ्यताओं का उत्पन्न हुआ। मानव आगे भी बढ़ता गया, नई नई चीजें भी सीखता गया, और नए नए तरीके भी उसने इजाद किए एक दूसरे को कंट्रोल करने के। तो एक दौर ये भी आया जब कुटुंबों के सरदार बन गए, और जो कुटुंबों के सरदार थे वो जिस कुटुंब के ऊपर हमला करके उनको कब्जा करते थे तो उनके पशु, उनके पुरुष, उनकी स्त्रियां सब उनके गुलाम हो जाते थे। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता और नई व्यवस्थाओं का जन्म हुआ, और फिर राजा रजवाड़ों के दौर में हम पहुंचे। राजा लोगों ने अपनी सत्ता को जाहिर रखने के लिए, और ये मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं, प्लैनेट जिसको ऊपर हमारा देश भी वन ऑफ द नेशन है, जिन बाउंड्रीज को जहां जहां जो लोग बड़े सभ्यताएं बढ़ी उन्होंने अपने अपने देश को नाम दिया, तो देशों की भी बाउंड्रीज बन गए जिनको लेके अब हम लड़ते भी हैं। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल पूरे फिलिस्तीन को निस्तनाबूद करके आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि सीरिया की हुकूमत को गिरवाने के बाद वो पूरे मिडल ईस्ट की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध थम नहीं रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। तो ये जो बाउंड्रीज है वो भी मानवों ने ही बनाई। ये सभ्यता विकास करते करते उस दौर में पहुंची, और फिर मानव औद्योगिक युग में भी एंटर किया। लेकिन राजे रजवाड़ों के जमाने में जो हुआ
आज हिंदुस्तान में आज की हुकूमत उसी हिसाब पे हिंदुस्तान को वहां ले जाना चाहती है। राजा रजवाड़े के जमाने में क्या है, सब कुछ राजा का है और बाकी प्रजा है। और राजा को समझाने के लिए उसके जो सो-कॉल्ड गुरुजन हैं, वो जो राजा को कहेंगे राजा उसको सलाम करेगा। और उसको समझाने वालों ने ये समझा दिया कि तुम्हें अगर हम भगवान का दर्जा दे दें तो फिर तुम्हारे आगे कोई नहीं बोलेगा। तो राजा ही भगवान होने लग गए, भगवान ही नहीं होने लग गए। फिर उसके बाद वो मिथ में चले गए कि वो ही शायद अवतार हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को भी वहम हो गया कि जब तक मेरी माँ जिंदा थी मुझे लगता था मैं उनके पेट से पैदा हुआ, और जब मेरी माँ नहीं रही तो मुझे लगा कि मैं बायोलॉजिकल पैदाइश नहीं हूँ, तो वो नॉन बायोलॉजिकल हो गए, मैं कहीं ऊपर से टपका हूँ। तो ये तो विज्ञान की निखेधी है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पीछे से क्या चलता है। समाज के हर दौर के अंदर कुछ लोगों ने वर्चस्व हासिल किया, बाकी लोगों को गुलामी की स्थिति दी। ये हर दौर में हुआ, हर एरा में हुआ। लेकिन राजाओं के युग के बाद एक औद्योगिक क्रांति हुई। जब उद्योग बनने शुरू हुए, उसके बाद उद्योगों को चलाने वालों ने जागीरदारी प्रथा के खिलाफ उस औद्योगिक क्रांति को किया। उसके बाद नई किस्म का समाज बनना शुरू हुआ, जहां मजदूर और मजदूर का मालिक, एक मालिक और एक मेहनत करने वाला। मजदूर की मेहनत को लूटने वाला मालिक लपालप अमीर होता चला जाएगा। मजदूर सारी जिंदगी मेहनत करके भी अपने परिवार को छत नहीं दे पाएगा, 3 टाइम खाना नहीं खिला पाएगा परिवार को, और बच्चे भी उसी पिछड़ी जिंदगी के अंदर रहेंगे। और वो पिछड़ी जिंदगी वाले आगे भी फिर मजदूरी ही करते रहेंगे। फिर उस दौर में समाज पहुंचा। तो ये मानव सभ्यता के इसी दौर के अंदर फिर बड़े बड़े फिलोसोफर हुए। विज्ञान भी अपनी प्रगति की तरफ बढ़ना शुरू हुआ और बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने समाज के ऊपर अपनी फिलोसफी, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा देनी शुरू की। और उसी में फिलोसोफर तो थे, लेकिन सूफी संत भी हुए उनसे पहले और उनके समकालीन और उनके बाद। फिलोसोफर भी उनसे पहले भी हुए सूफी संतों से, उनके टाइम में भी और उसके बाद। और इसीलिए अश्विनी ने यहाँ पर जिक्र किया है नानक का, नामदेव का, सूरदास का, कबीर का, सबका हम जिक्र कर सकते हैं। ये सूफी संतों का दौर था। इस तरीके के सूफी संत दुनिया के हर कोने में हुए और उन्होंने क्या आवाज उठाई? उन्होंने ये आवाज उठाई कि ये कुछ लोग गरीब गुरबा क्यों हैं, इनके साथ भेदभाव क्यों है? और हमारे देश में तो ऊंच नीच, इंसान को ही नीचा कहने की जो बात थी वो क्यों है? जात के प्रश्न को, आर्थिक प्रश्न को, जीवन के प्रश्न को उन्होंने उठाया। तो सूफी संतों का बहुत बड़ा योगदान था। ये सब चलते चलते विज्ञान भी आगे बढ़ रहा था, फिलोसोफर्स भी पैदा हो रहे थे। तो श्रमिकों के, मजदूरों के शोषण को देख के फिर फिलोसोफर्स में बहस शुरू हुई। क्या ये जिंदगी बदली जा सकती है? क्या इनकी दुख, दुविधा, कष्ट दूर हो सकता है? या कि इन्हीं की किस्मत में लिखा हुआ है, या अगला जन्म, पिछला जन्म, उसकी परिभाषाओं का दौर चल रहा है? ये पिछले जन्म के कर्म है, इसलिए आज आप गरीबी में हो, और जिन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किए थे वो आज मजे लूट रहे हैं। तो बंदा पूछे कि जो आज मजे लूट रहे हैं और दूसरों को दबा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो बुरे काम कर रहे हैं, तो वो अपने लिए नरक सुनिश्चित कर रहे हैं अगले जीवन के लिए। ये सब कथा कहानियां गढ़ी गई हैं मानवों को कंट्रोल में रखने के लिए। कोई अपनी आवाज नहीं उठाए,
अपनी किस्मत की बात कह के रोता रहे और वैसी ही जिंदगी जीता रहे और लूटने खसूटने वाले थोड़े से हिस्से के तबके जो हैं वो लूट खसूट को जारी रखे। ये सब मानव सभ्यता के दौर में आया है और उसके बाद उन फिलोसोफर्स ने मजदूरों के संघर्षों को देखते हुए, कष्टों को देखते हुए मार्क्स पैदा हुआ। उनके दोस्त एंजल्स जो उनकी मदद किए और उसके बाद उनके सपनों को पूरा करने वाले लेनिन आए। मैं उसका जिक्र करना चाहती हूं साथियों। मार्क्स ने ये कहा, तब तक तो बहुत फिलोसोफर, बहुत आइडियोलॉजी, बड़ी विचारधाराएं, बहुत सूफी संतों का जो बहुत बढ़िया मानव सभ्यता के लिए रोल था, जिसको आज भी हम रिस्पेक्ट करते हैं उन सूफी सेंट्स के रोल को, वो सब कुछ आगे बढ़ा। लेकिन मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने कहा सवाल ये नहीं है कि दुखों का बयान करते रहो, सवाल ये है कि समाज को बदलो, इन दुखों से समाज को मुक्ति देना। ये मार्क्स ने कहा। तो देश के, हमारे देश के मजदूर, दुनिया के देशों के मजदूर, उन मजदूरों के कष्टों को देखते हुए जिन लोगों ने मार्क्स को फॉलो किया, उन्होंने फिर दुनिया के पैमाने में जो मार्क्स ने कहा था कि ये बहुत बड़ी ताकत है, मेहनत कशों की बहुत बड़ी ताकत है, अगर इनको संगठित करोगे तो ये समाज को बदल डालेंगे। इसलिए ऐसा समाज बना लेंगे जहां सबको सब आवश्यकता जिसकी पूरी हो सके। तो ये केवल 100 बरस कम्युनिस्ट पार्टी के हम नहीं मना रहे, हम पूरी मानव सभ्यता का इतिहास मना रहे हैं और उस इतिहास के नए नए पड़ाव को दिमाग में रखते हुए आज की परिस्थितियों से कैसे जूझना है उसकी हम बात करना चाहते हैं। और इस पूरे साल भर के अंदर, इस आज के हिंदुस्तान में, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, तो भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हमारी पहली जिम्मेदारी अपने देश के अंदर है कि हम क्या करें। वो मानव सभ्यता का जो पूरी यात्रा निकली, पूरी जो आज तक की जिंदगी मानव समाज को मिली और आज की इन ऊंचाइयों पे पहुंचे, यहां से हम सैकड़ों वर्षों पीछे जाना चाहते हैं या कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स एक रात में पैदा नहीं हुआ। मार्क्स ने अध्ययन किया, बहुत विज्ञान का अध्ययन किया, पुराने फिलोसोफर का अध्ययन किया, समाज, मानव समाज कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और इवोल्यूशन हुआ उसको समझा। और मार्क्स के टाइम में डार्विन पैदा हुआ और डार्विन की थ्योरी ने विज्ञान में बहुत बड़ा इंकलाब ला दिया। आज की हुकूमत डार्विन की थ्योरी की पढ़ाई को किताबों से निकालती है। क्यों निकाल दी है? क्यों डर लग रहा है उनको? किस बात का डर लग रहा है उनको? इसलिए मैं जो इशारा कर रही हूं कि जो सारी यात्रा करके जहां तक पहुंचे, यहां से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे देश की सरकार हमको सैकड़ों वर्षों पीछे फेंकना चाहती है। हमारी जो स्वर्णिम सभ्यता है हिंदुस्तान की, इस खित्ते की, इंडस वैली के, हिंदू नाम का तो कोई धर्म नहीं था, ये इंडस वैली की सभ्यता के हम लोग हैं। इसीलिए अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग विश्वास है, अलग अलग तौर तरीके हैं, लेकिन इस वक्त जो प्रयास किया जा रहा है कि सबको, एवरीथिंग वन, केवल वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन रिलीजन वन नेशन, वन लैंग्वेज वन नेशन, उसी तरीके से आ जाएगा कि वन ड्रेस और वन नेशन, वन खान पान और वन नेशन, एक ही भाषा एक ही देश। ये प्रकृति के विरुद्ध है ये बात, मानव सभ्यता के इतिहास के विरुद्ध है ये बात।
ये बात विज्ञान के विरुद्ध है। और कम्युनिस्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कम्युनिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं मानव सभ्यता के पूरे इतिहास के अंदर जो जो पॉजिटिव आया, जो जो आगे बढ़ा। केवल 100 बरस से कम्युनिस्ट पार्टी के बन जाने से 1925 से शुरू नहीं हुआ। 1925 से एक संगठन के रूप में जो समाज के अंदर बेहतरी मानवों के लिए चाहते थे, वो एक संगठन के रूप में संगठित हो गए राष्ट्रीय स्तर पे। वो जगह जगह पे छोटे छोटे ग्रुपों में थे। वो कानपुर के अंदर 1925 में कॉन्फ्रेंस करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का रूप लिए पूरे भारत के लिए। पर वो सब कुछ समहित किए हुए थे। जो समाज की, मानव समाज की इस यात्रा में जो जो पॉजिटिव हुआ, जो जो मानव समाज को आगे लेके गया, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आज के हुक्मरानों को कहूंगी कि वो मानव सभ्यता के ही खिलाफ है, वो मानवीय अधिकारों के खिलाफ है, वो हमारे देश के अंदर ही नहीं दुनिया के वैज्ञानिकों के भी खिलाफ है। ऐसे दौर में काम बहुत कठिन है। ये केवल बरसी मनाना नहीं है हमारी, या हमारी सेंचुरी मनाना नहीं है। हमारे सामने चुनौती पेश की है उन लोगों ने जो मानव सभ्यता को चुनौती दे दिया है। इसलिए मैं आप साथियों से मुखातिब होते हुए आज की स्थिति पर भी चर्चा करना चाहती हूं। मार्क्स और एंजल्स ने 1948 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, यानी आज से लगभग 176 बरस पहले, 174 बरस पहले उन्होंने 1848 में हुआ। 1848 में उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। 1848 से आज हम 2024 में हैं, तो हम 100 लगभग 74 बरस के आसपास में कह रही हूं बीत गए हैं। जब उनकी उस सोच ने पूरी दुनिया के श्रमिकों को, मजदूरों को जो गठित हो रहे थे, हम मानव हैं इसकी आवाज उठा रहे थे, हम जानवर नहीं हैं, हमें जानवरों की तरह हमसे काम नहीं लो, तुम घोड़े से, गधे से, हाथी से, ऊंट से, बैल से, डाची से काम ले रहे हो और उनको रात को अनाज खिला के सुला देते हो, अगले दिन काम लेते हो। लेकिन हम जिनसे तुम मजदूरी करा रहे हो, हम जानवर नहीं हैं, हम मानव हैं, इसलिए हमारे काम के घंटे सुनिश्चित करो। ये आवाज 1866 में उठी, 1848 के उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बनने के बाद। मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, उसने मजदूरों को ललकारा कि तुम अपनी बेड़ियां तोड़ सकते हो। इसलिए उन्होंने नारा ये दिया था, तुम्हारे पास खोने को क्या है भाई, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास खोने को, अपनी बेड़ियां हैं जिनको तोड़ना है, जिनको तुमने खोना है, इसलिए संघर्ष करो। तो मजदूर आंदोलन कार्ल मार्क्स की उस सोच और समझ के बाद जो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बनाया, मजदूर वर्ग पूरी दुनिया के पैमाने पर बहुत तेजी से उठा और यूनियनें बनना शुरू हुई, हमारे देश में भी बनना शुरू हुई। 1866 के अंदर चिकागो की वो घटना हुई जब मजदूरों ने कहा कि आज से हम अपने आज के घंटे स्वतः तय करते हैं, हम मालिकों से बोल रहे हैं वो सुनते नहीं। और ये लड़ाई की आवाज सभी देशों में उठ रही थी, पर उन्होंने उस दिन से हड़ताल शुरू की। उसके 4 दिन के बाद उनके जुलूस के अंदर मालिकों ने बम विस्फोट करवाए, कुछ लोग हलाक हो गए, मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, उन्हीं के ऊपर साजिश के केस ठोक दिए गए। 8 मजदूर नेता जेल में भेजे गए, 2 जेल की पूरी सजा काटे, 2 को वही जेल के अंदर मृत्यु मिली, वो अपनी नेचुरल डेथ जेल में ही पा गए, और 4 को फांसी लगी।
लेकिन 1866 के बाद मार्क्स की उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से प्रेरित मजदूर वर्ग जो पूरी दुनिया के पैमाने में उभरा, 3 ही साल के बाद पूरी दुनिया के मजदूरों की एक जगह बैठक हो रही थी यूरोप के देश में। वहां ये प्रश्न उठा कि 1866 की शहादत को भूलना नहीं। खून से लोगों ने सना है अपना झंडा, सफेद कपड़ा लेके निकले थे, उनके खून से वो लाल हो गया और मजदूरों का निशान लाल झंडा हो गया। और उन्होंने कहा कि इस दिन को मनाओ और काम के घंटे सुनिश्चित की लड़ाई को जारी रखो। और उसके बाद 1869 से मई दिवस मनाया जाने लगा लाल झंडे के नीचे। और बहुत से देशों में अपने को कम्युनिस्ट कहने वाले, मार्क्स की विचारधारा, एंजल्स की विचारधारा से प्रभावित लोग उभरने लगे। उनमें लेनिन भी थे। जब व्लादिमीर इलियच लेनिन ने कहा कि ये मार्क्सवाद की जो सोच है उसको हम लागू करेंगे, उनका जो समाजवाद का सपना है उसको हम जमीन पे उतारेंगे, तो लेनिन का मजाक उड़ाया गया। ये परियों की बातें करता है, ये कैसे संभव हो सकता है? हर कोई अपने कर्म लेके आया है, जिसने पिछले कर्म में पाप किए हैं उसको ऐसे ही रहना है, ऐसे ही दबे कुचले रहना होगा, उसको शोषण सहना होगा और सबको जी हुजूरी करते रहना होगा। जो बड़े अच्छे नेकी के काम करने आए हैं वो अगर आज सुख से रह रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्यों है? लेनिन ने कहा कोई कहीं से कुछ लिखा के नहीं आया। और मार्क्स ने यह साबित कर दिया कि समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। उनकी 2 किताबें बहुत मशहूर हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास कैसे मानव समाज का एक जंगल से मानव लड़ता भिड़ता इस पृथ्वी के ऊपर आज के औद्योगिक युग में पहुंचा और किस सिद्धांत से पहुंचा। इसलिए समाज के अंदर जो लूटने वाले तबके हैं वो समाज को अपनी मुट्ठी में बांधे रखने के लिए ये समझाते हैं तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। मार्क्स ने कहा किस्मत तुम्हारे अपने हाथ में है। तो लेनिन ने मार्क्स के फॉलोअर होने के नाते कहा जो मार्क्स ने कहा है हम जमीन पर उतार के दिखाएंगे। तुम मुझे पागल कहते हो, पागल कहो, पर मैं वो करके दिखाऊंगा। तो यहां जिक्र हुआ अक्टूबर क्रांति का, जो लेनिन के देश में रूस के जार को की हुकूमत को पलट करके वहां के कम्युनिस्टों ने वहां जो रेवोल्यूशन किया, मजदूरों और किसानों की सत्ता कायम हुई और उस सत्ता को कुचल डालने के लिए दुनिया भर के साम्राज्यी मुल्कों ने अपनी फौजें वहां भेजी, क्योंकि उनको यह था कि अगर इस बीज को जिंदा रहने दिया, ये जो नया बीज पनपा है समाजवाद के नाम पे, एक नई हुकूमत बनी है, एक नए देश ने जन्म लिया है, अगर इसको शुरू में ही नहीं कुचला जाएगा तो ये पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी का और प्रेरणा का काम कर सकता है। पहला विश्व युद्ध 14 में शुरू हुआ था। 1917 में उस विश्व युद्ध के दौरान ही ये इंकलाब हुआ था। 1919 तक ये युद्ध चला था जो खत्म हुआ था 14 से 19 तक। उसके बीच में ये इंकलाब लेनिन ने किया था। लेनिन ने इंकलाब के तुरंत बाद सबसे पहले शांति की संधि की और कहा कि युद्ध कभी भी मानव के लिए बेहतर नहीं हो सकते। युद्ध नहीं, शांति चाहिए। हथियारों पे खर्च होने वाले पैसे बच्चों के हाथ में कापी दिलाने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। उनके पेट में अनाज जाना चाहिए, बीमारों को इलाज मिलना चाहिए, बेघरों को छत मिलनी चाहिए, खाली हाथ को काम मिलना चाहिए। इसलिए हथियारों की होड़ होना, युद्ध होना, ये कभी भी मानव सभ्यता के बेहतरी के लिए नहीं है और श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए तो नहीं है। तभी तो लेनिन ने जो जार की फौज थी
उसमें ज्यादातर किसानों के बच्चे थे, जैसे हमने इस किसान आंदोलन के दौरान देखा। हिम्मत नहीं हुई सरकार की, बार बार कोशिश की थी जब 13 महीने किसान वहां बैठे थे बॉर्डर पे कि आर्म्ड फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करें इनको उठा के पटकने के लिए, लेकिन उनको इंटरनल रिपोर्ट थी कि किसानों के बच्चे फौज में हैं, रिवोल्ट हो जाएगा वहां अगर तुमने इस किसान आंदोलन को जोर जबरदस्ती और हथियारों से कुचलने की कोशिश की। ये दुनिया का ट्रेंड रहा है। गरीब किसान का बेटा कहीं काम नहीं मिला तो जाता है कहीं काम में, फौजों में भी शामिल होता है। तो लेनिन ने भी कहा था कि तुम वर्दी पहने किसान जो हो, जार लड़ाई लड़ लेगा इस विश्व युद्ध में, वही राजा बने रहेगा, कुछ और गुलाम बना लेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम इन मजदूरों के साथ खड़े हो वो आके और मिल करके अपनी किस्मतों को खुद बदलो। तो फौज में वहां रिवोल्ट हो गया था, मजदूरों के साथ किसानों ने मिलकर उस क्रांति को कामयाब किया था। उनके उस क्रांति को कुचलने के लिए 4-5 साल वहां गृह युद्ध चलाया विदेशी ताकतों ने, उस सबको झेला वहां के लोगों ने, और फिर वो हुआ जो लेनिन ने कहा था। सोवियत संघ बना 2-3 साल के बाद, बहुत से और मुल्क जो जार के गुलाम थे उनको लेनिन ने स्वतंत्र कर दिया था। वहां के लोगों ने फैसला किया हम रूस के साथ होना चाहते हैं, तो सोवियत संघ का गठन हुआ। सोवियत संघ में सबको शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, आवश्यक शिक्षा उस समाजवादी हुकूमत ने करके दिखाई। सोवियत संघ में उस समाजवादी व्यवस्था में सबको इलाज, एक समान इलाज, मुफ्त इलाज मुहैया करके दिखाया। उन्होंने मुहैया करके दिखाया कि समाजवादी व्यवस्था में कोई बेघर नहीं रहेगा, छत तो सबको मिलेगी, थोड़ी या ज्यादा परिवार के साइज के हिसाब से, लेकिन छत सबको मिलेगी। कोई सड़क पे नहीं सोएगा, कोई पटरी पे नहीं रहेगा, कोई खेत में पड़ा नहीं रहेगा, कोई गंदे नाले में गिरा नहीं रहेगा, सबको घर मिला। पहली बार कोई भी खाली हाथ नहीं रहा, बेरोजगारी खत्म हुई, हर हाथ को काम दिया गया। छोटा बड़ा कमती का, तनख्वाह वाला ज्यादा तनख्वाह वाला, लेकिन काम सबको दिया, सबको काम दिला सके वो। तो शिक्षा मिली, इलाज मिला, सबको काम मिला, सिर के ऊपर छत मिली, और उसके साथ साथ सोवियत यूनियन ने दुनिया भर के उन देशों को जिन्होंने समाजवाद का रास्ता अपनाया उनको सहयोग दिया, उनको मदद दी। तो सोवियत संघ ने वो सब कुछ करके दिखाया। जहां जहां कम्युनिस्ट हुकूमत आई दुनिया के पैमाने पे, वहीं वहीं लेनिन के उस उदाहरण को फॉलो किया गया। और दुनिया के अंदर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, हिटलर और मुसोलिनी का दौर, उस दौर के अंदर अगर सोवियत संघ नहीं होता, ये मजदूरों किसानों के नेतृत्व की वो हुकूमत नहीं होती समाजवादी, तो आज हिंदुस्तान भी हिटलर और हिटलर की औलादों का गुलाम होता है। हिटलर तो पूरी दुनिया को गुलाम करने के लिए निकला था और पूरे यूरोप को उसने लॉन्च डाला था। उसके बाद वो सोवियत संघ पहुंचा। सोवियत संघ के अंदर उनकी लाल फौजों ने और उनके अवाम ने, जनता ने 2.5 बरस तक हिटलर की उन फौजों के साथ मुकाबला किया। पूरा स्टालिनग्राड के अंदर वो लड़ाई चली 2.5 बरस तक, और फिर कहीं जाके हिटलर की फौजों को खदेड़ते हुए सारे उन यूरोप के देशों से हिटलर को खदेड़ा जिनको वो गुलाम करता करता आया था। उसका आइडिया था रूस को पार करने के बाद अफगानिस्तान के रास्ते से वो हिंदुस्तान के ऊपर भी आके हुकूमत करेगा, पर सोवियत संघ ढाल बन गया।
जो कुल लोग मरे थे उनमें से आधे रूसी लोग थे जो मरे थे, चाहे वो लाल फौज थी, चाहे वो वहां का आवाम। और इधर से जाते जाते पूरा जर्मनी में पहुंच के बर्लिन में लाल झंडा फहरा के हिटलर ने सुसाइड कर ली और वहां पर फासिज्म का खात्मा उस हुकूमत का किया गया। तो सिर्फ ये कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 से लेकर इतिहास की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो सोच इस मानव सभ्यता में आगे बढ़ती चली गई अलग अलग लेवल पे, उस सोच को आगे बढ़ाने वाले, मानवतावादी सोच को आगे बढ़ाने वाली एक पार्टी बनी हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्तर पे, उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन इतिहास उससे पहले का है, जिस इतिहास को लेके कम्युनिस्ट आगे बढ़े और उन कुर्बानियों में दुनिया के हर कम्युनिस्टों का रोल है। तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हिटलर के खात्मे के बाद, जिसका यहाँ जिक्र आया, 100 से ज्यादा देश स्वतंत्र हुए, आजाद हुए, क्योंकि फांसीवाद पे जीत हुई। हम भी 47 में आजाद हुए, 49 में चाइना आजाद हुआ और 65-66 आते आते 100 देश आजाद हुए। ये किसकी बदौलत हो पाए? ये कम्युनिस्ट सोच की बदौलत हो पाए। तो अगर आज हिंदुस्तान आजाद है तो इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के चलते, जिसमें कम्युनिस्टों का रोल स्मरणीय है। आजाद हिंदुस्तान के अंदर जो हम लोगों ने रोल अदा किया, उसका जिक्र आपने सुना, अश्विनी ने भी और दयाल जी ने भी डिटेल से बताया। पूरे जो पब्लिक सेक्टर की चर्चा की, उसको बनाने की और पब्लिक सर्विसेज की चर्चा की, उसमें जिसमें हमारा रोल था। और खुद देश को विकास और साइंस की प्रगति की तरफ बढ़ाते हुए देश आगे बढ़ा, तब एक धर्मपाल ने भी उसका जिक्र किया। पर आज हम क्या देख रहे हैं, इसको हमें समझना चाहिए। 1957 में जब पहली कम्युनिस्ट हुकूमत आई, कॉमरेड ईएमएस चीफ मिनिस्टर हुए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ही सरकार बनी थी, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी। और वो कम्युनिस्ट पार्टी 55-56 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक सेक्टर बनना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज देनी चाहिए, उसकी लड़ाई में नेहरू के साथ खड़ी थी। नेहरू को अपनी ही पार्टी से विरोध मिला, कांग्रेस के भीतर से नेहरू को बहुत बड़ा विरोध मिला। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में नंबर 2 की पार्टी थे हम। कांग्रेस के बाद अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। हम लोगों ने और सोशलिस्टों ने नेहरू की पॉलिसीज के साथ देते हुए इस देश के अंदर पब्लिक सेक्टर की उसारी का रोल अदा किया। आज के हुक्मरानों की जो पार्टी थी, भारतीय जनसंघ पार्टी, जिसका नया नाम भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने तभी विरोध किया था और कहा था पब्लिक सेक्टर नहीं होना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बाजार के हवाले होना चाहिए और अमेरिका के मॉडल को अपनाना चाहिए। तो अगर आज नरेंद्र मोदी सारे पब्लिक सेक्टर को नेस्तनाबूद करना चाहता है, जनता के लिए जितनी सार्वजनिक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, उसको निजी हाथों में देना चाहता है, अपने मित्रों अडानी और अंबानी को देना चाहता है, तो वो वही कर रहा है जो उसकी आरएसएस की सोच थी, वो वही कर रहा है जो उसकी जनसंघ पार्टी की सोच थी। इसलिए ये लोग, अगर कुछ लोगों को वहम है अभी भी, अगर गलत फहमी है, इवन अपोजिशन के अंदर भी कुछ लोगों को अगर ये गलत फहमी है, तो वह दुनिया के इतिहास से सीखे और समझे और खुद आरएसएस के इतिहास को पढ़े तो समझ में आएगा। इसलिए ये लोग कभी भी पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सर्विसेज के हक में नहीं थे। हमारे देश में वो पहली हुकूमत जो केरला में बनी, केरला स्टेट में 1.5 साल ही चल पाए, उसको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन बाद में फिर से कॉमरेड अच्युतानंदन के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसने जो करके दिखाया, इस देश में जहां अभी पूंजीवादी व्यवस्था है, हमारा संविधान समाजवाद की बात करता है, सेकुलर डेमोक्रेसी और समाजवाद की बात करता है,
लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था, मिश्रित इकोनॉमी, कुछ वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट चलता है यहाँ। उसके अंदर रहते हुए भी केरला के अंदर कॉमरेड अच्युता मेनन के नेतृत्व में वो सब काम हुए जिसके लिए कम्युनिस्ट लड़ रहे थे। साथियों ने अगर इतनी हिम्मत से ये कहा है कि हम क्या करना चाहते हैं इस देश के अंदर, हमारी लड़ाई क्या है, तो वो करके दिखाया है कम्युनिस्टों ने। उस दम पे बोल रहे हैं जो कम्युनिस्टों ने मांगा कि जो किसान है उसकी खुशहाली करो, उसको बीज खाद सस्ता दो, उसकी फसल का उचित दाम दो, उसकी फसल को सरकार उठाए, और जो गरीब गुरबा है उसको सस्ता अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दे। ये कम्युनिस्टों की मांग थी, उसके लिए लड़ा गया था। और जो फाजिल जमीन है, एक लिमिट के ऊपर बड़े बड़े जागीरदारों के पास, उस फाजिल जमीन को सरकार हासिल करे, और जो बिल्कुल तय जमीन है उनमें जमीन बांटे। कम्युनिस्ट जमीन छीनने की बात नहीं कर रहे थे, जिनके पास थी, हद के अंदर थी, उनके विकास की बात कर रहे थे। और जो बिल्कुल तय जमीन थे उनको भी जमीन मिले, उनको जमीन दिलाने की बात कर रहे थे। वो जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को केरल में सरकार बनने के बाद करके दिखाया। भूमि सुधार के कानून केरल में सबसे पहले लागू हुए। केरल के बाद में बंगाल के अंदर जब ज्योति बाबू की सरकार बनी तो उस केरल के उदाहरण को बंगाल में लागू किया गया, लेकिन केरल के अंदर सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट हुआ। केरल में सबसे पहले ये वितरण प्रणाली, जिसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो वहां लागू किया गया। केरल में सबसे पहले गरीब गुरबा को घर मिलना चाहिए, वो हाउसिंग स्कीम चली, जो पूरे एशिया में और पूरी दुनिया में मशहूर हुई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी दुनिया में उदाहरण बना। लैंडलेस को लैंड देना, जमीन देना, दुनिया के अंदर उदाहरण बना। वो कम्युनिस्ट हुकूमत ने करके दिखाया। सबसे पहले कम्युनिस्ट हुकूमत ने वहां पर किसान को सब्सिडी देने का काम, ये सब्सिडी शब्द केरल से शुरू हुआ। कम्युनिस्ट अच्युता मेनन चीफ मिनिस्टर की हुकूमत से, कि उसके बीज को सब्सिडी, उसको खाद पे सब्सिडी, और फिर उसको सपोर्ट प्राइस देना, ये वहां से शुरू हुआ। इसलिए ये कोई अचानक नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी किसानों की बात कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ये पूरी की पूरी सोच के साथ खड़ी रही है हमेशा, वो हमने करके दिखाया। इसलिए बहुत से उदाहरण, बहुत सारी चीजों के उदाहरण वहां से उठाए जा सकते हैं, बंगाल से उठाए जा सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम आज के इस दौर से हिंदुस्तान को, जो पीछे धकेला जा रहा है, इस दौर से बचाना चाहते हैं। और जो हिंदुस्तान की ऑनवर्ड मार्च थी, उसको फिर से शुरू करते हुए, जो उस मार्च, ऑनवर्ड मार्च में हर मानव को न्याय चाहिए, समानता चाहिए, अधिकार चाहिए, उस लड़ाई को आगे पहुंचाना चाहते हैं। तो इस शताब्दी को मनाने का अर्थ केवल हमारी मीटिंगें नहीं है, उन मीटिंगों का सार नीचे जन आवाम तक पहुंचना जरूरी है। लोगों के बीच में आंदोलन की आवाज जाना जरूरी है। उसी के साथ मैं ये साथियों कहना चाहती हूँ कि आज के दौर में हमारा देश नौजवान है। 70% आबादी 35 साल से नीचे की है, और इस नौजवान भारत में नौजवान के हाथ को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, और नौजवानों को दो रास्ते दिखा रही है ये हुकूमत और इनके जो भी संघ परिवार के लोग हैं। क्या रास्ता दिखा रहे हैं? या आप नशों की तरफ जाओ, और वो अडानी का जो पोर्ट है, अडानी खुद मालिक है उस पोर्ट का, उसके ऊपर 70,000 करोड़ की 4 साल के भीतर ड्रग्स आई है। आज तक एक केस रजिस्टर नहीं हुआ। वो ड्रग्स कहां पूरे देश में भेजी गई है, आज तक उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो वो किस लिए हो रहा है ये बता।
हमारे देश के युवा जिनको रोजगार नहीं है, उनको नशे की लत लगाने के लिए है क्या? और दूसरा नशा क्या है? दूसरा नशा ये है, भाला उठाओ, त्रिशूल उठाओ, तलवार उठाओ और दूसरे धर्म के लोगों को कत्लो गारत कर दो, मॉब लिंचिंग कर दो। नफरतों का दौर चलाया जा रहा है। कौन है ये मंत्रियों संतरियों के बच्चे हैं जिनको ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है। गरीब गुरबा परिवारों के बच्चों को भी भटकाया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके ऊपर केस ठुकते हैं, फिर ये अपनी एक तरफ हो लेते हैं। जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं वो उसके बाद उनको सड़ने के लिए जेल में छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती बेरोजगारी की। और लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है खुद सरकार की एक बॉडी से, और खुद इनका जो इकोनॉमिक सर्वे जून में बजट पेश करने से पहले रखा गया था, उस इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था प्रति वर्ष 2,40,00,000 नए युवा रोजगार पाने के लिए एप्लीकेंट हो जाते हैं। उनकी बात नहीं करी उन्होंने, जो पहले से बेरोजगार है उनको नहीं शामिल किया हुआ इसमें। मैं कह रही हूं जो पहले से बेरोजगार है वो है जिनको सिर्फ 5 दिन काम मिलता है, वो रोजगार नहीं है। वो जिंदा रहने के लिए 5-6 दिन काम पकड़ा, आगे काम नहीं मिला, उनकी गिनती इसमें नहीं है। ये केवल वो हैं जो नए तैयार होते हैं। तो अगर 2,40,00,000 नए तैयार हो रहे हैं, उससे पहले भी बेरोजगार बैठे हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो वायदा किया था 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देंगे, वो नहीं दे करके पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया तो बताया था उन्होंने कि वो पहले 8 सालों में केवल कितने रोजगार दे पाए? केवल 1 करोड़ समथिंग रोजगार दे पाए। और आज के अखबार में भी मैं देख रही हूँ, कल के अखबार में भी देख रही हूँ, पार्लियामेंट में बजट पेश होने का दौर आ गया है तो अब झूठे आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं। हमने इतने करोड़ों को रोजगार दे दिया, इसलिए रोजगार दिए नहीं है, रोजगार छीने। छोटा उद्योग बनता नहीं है, छोटा उद्योग नोटबंदी में बर्बाद हुआ, फिर जीएसटी में बर्बाद हुआ। जिस तरीके से कॉर्पोरेट घरानों को ये हुकूमत मदद दे रही है वो भयावह है। इस 10 बरस के राज में 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है। हमारे सरकारी बैंकों से उठाया हुआ कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा पैसा 16 लाख करोड़। किसान का कर्जा माफ करने के लिए तैयार नहीं है, छोटे मोटे उद्योगपति का कर्जा माफ करने के लिए तैयार नहीं है। नए नए युवा काम धंधा करते हैं, कुछ कर्जा लेकर के उसका कर्जा माफ करने की कोई इनकी पॉलिसी नहीं है। लेकिन अदानी और अंबानी के जो उठाए हुए कर्जे हैं उन किस्म के उद्योगपतियों के वो 16 लाख करोड़ इन्होंने माफ किए। और उसी के साथ साथ इन्होंने जो टैक्स माफी की, उनकी इंसेंटिव दिए या टैक्स में रिडक्शन की, कमती की, 35 बरस से घटाते घटाते 35% से 15% पे लाए। इसमें कितनी कमाई हुई? ये अपने आप में 13 लाख करोड़ का बेनिफिट हुआ है इन बड़े उद्योगपतियों को। तो 29 लाख करोड़ इस 10 बरस में उनकी जेबों में गया है। इसलिए वो चुनावों के अंदर बेइंतहा पैसा इनको हुकूमत में बनाए रखने के लिए खर्चते हैं। युवा हमारा बर्बाद है, लोग कर्जों में डूब रहे हैं, पैसा इनकी तिजोरियों में इकट्ठा हो रहा है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है, आउटसोर्सिंग हो रही है, दिहाड़ीदार मजदूर आत्महत्याओं पर मजबूर है। क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट पेश हुई पार्लियामेंट में, उसमें बताया गया कि पिछले साल जो कुल आत्महत्याएं हुई थी उसमें से 25% आत्महत्याएं दिहाड़ी मजदूर की है। किसानों की आत्महत्या सुनते थे ना, आप कर्जे में डूब गया, लेकिन दिहाड़ीदार मजदूर जिसको महीने में 10 दिन भी काम नहीं मिल रहा,
अपने परिवार को भूखा सोते हुए देख नहीं सकता, वो आत्महत्या कर रहा है। तो जो हम किसानों को कहते थे मरो नहीं, आंदोलन करो और लड़ते हुए मरो, उन्होंने 13 महीने के आंदोलन में वो करके दिखाया है। इसलिए किसानों की आत्महत्याएं अभी भी रुकी नहीं। अभी भी हम कह रहे हैं आत्महत्या रास्ता नहीं, लेकिन ये भयावह स्थिति है कि अब मजदूर भी आत्महत्या के रास्ते पे। क्राइम ब्यूरो की उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो नौजवान हैं बेरोजगारी से पीड़ित हैं, इम्तिहान पर इम्तिहान दे रहे हैं, नतीजे नहीं निकलते, इंटरव्यू नहीं होती, इंटरव्यू होती है तो रोजगार की चिट्ठी नहीं मिलती हाथ में, उनकी आत्महत्याएं शुरू हो गई है। माँ बाप ने पेट काट के बच्चे को पढ़ाया और बच्चा ख्वाब ले रहा है बेहतर जिंदगी के, और उसको रोजगार नहीं मिल रहा है और अपनी वो जान ले रहा है। हमारा मजदूरों से भी कहना है जान लेना रास्ता नहीं है, नौजवानों से भी कहना है कि अपनी जान लेना रास्ता नहीं। मैदान में उतरना, लड़ना और वहां शहीद होना ये रास्ता है। और इसलिए आज के टाइम में कम्युनिस्ट आंदोलन की पूरी दुनिया के पैमाने पर आवश्यकता है और हमारे देश में भी आवश्यकता है, क्योंकि मैंने कहा कि यह कम्युनिस्ट आंदोलन केवल ये 100 साल का इतिहास नहीं है, ये मानव सभ्यता की यात्रा है जिसमें मानव हमेशा बेहतर चाहता है, वो हर हालात से बाहर निकल के अच्छी जिंदगी चाहता है, उसके लिए यात्रा है। उस यात्रा में कम्युनिस्ट पार्टियों का बनना एक संगठित तरीके से उसको जो सपने हैं उनको पूरा करने का रास्ता है, वो कभी खत्म नहीं होगा। जब तक गरीबी है, मुफलिसी है, कम्युनिस्ट पैदा होते ही रहेंगे। मुझे मालूम है जब कोई चलते हुए कोई किसी रिक्शे वाले को बिना मतलब कोई 2 थप्पड़ मार दे तो कोई बीच में बोले अरे क्यों गरीब को मार रहा है, तो वो कहते हैं तो कम्युनिस्ट है क्या? यानी कम्युनिस्ट गरीब के लिए बोलता है, मुफलिस के लिए बोलता है, दबे कुचले के लिए बोलता है। ये भी एक बिशप ने कहा जब वो बाद में कम्युनिस्ट हो गया, उसने कहा जब तक मैं किसी भूखे को चलते चलते खाना खिला देता था, कोई बीमार दिख गया तो पकड़ के जाके इलाज करा देता था, तो मुझे कहते थे ये फिलैंथ्रोपिस्ट है, अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है, सेवा कर रहा है, मदद कर रहा है। लेकिन जिस दिन मैंने सवाल करना शुरू कर दिया कि समाज जवाब दे, सरकार जवाब दे, ये भूखा क्यों है, समाज जवाब दे और सरकार जवाब दे कि इलाज क्यों नहीं मिल रहा है, कोई बिना छत के क्यों सो रहा है, तो मुझे कहने लगे तू कम्युनिस्ट हो गया है। तो पूरी दुनिया में उदाहरण है। कम्युनिस्ट के माने ही क्या है कि आप हर एक के लिए सब सुख सुविधा की लड़ाई लड़ते हो, वैसे समाज की परिकल्पना करते हो जिसमें सबके कष्ट दूर हो सके, और केवल परिकल्पना नहीं करते हो, मार्क्स के कहने के हिसाब से और लेनिन के हिसाब से उस परिकल्पना को जमीन पर उतारने की लड़ाई लड़ते हो। इसलिए जब तक भूखा नंगा इंसान है तब तक तो कम्युनिस्ट आंदोलन को कोई नहीं मार सकता है, ये जिंदा रहेगा। बोलते हैं अमित शाह, बोलते हैं मोदी कि कौन है ये लोग, ये लाल झंडे वाले, ये कम्युनिस्ट कौन है, ये तो खत्म हो चुके, इनको कोई नहीं पूछता है। जनाब आप हमें से डरते हो। अभी 2 साल पहले अपने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की मीटिंग एड्रेस कर रहे थे नरेंद्र मोदी, और उस मीटिंग के अंदर वो खतरे गिना रहे थे। उन खतरों में एक बहुत बड़ा खतरा गिना रहे थे। वो कह रहे थे कि ये लाल झंडे वाले बहुत खतरनाक होते हैं, समझो कि इनसे लड़ाई है और इनसे लड़ना है, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। वो हमें खतरनाक समझते हैं। वो क्यों समझते हैं खतरनाक? क्योंकि उनके गुरु ने कहा था। जब आरएसएस की स्थापना हुई
1925 में, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1925 में। हिंदुस्तान में आजादी का आंदोलन जोर पकड़ चुका था। खुदीराम बोस की फांसी हो चुकी थी, करतार सिंह सराभा को फांसी हो चुकी थी, काकोरी केस हो चुका था, असहयोग आंदोलन आगे बढ़ चुका था और पूरा आजादी का आंदोलन तेजी पकड़ रहा था। तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, तब आरएसएस का जन्म हुआ। दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियां बन रही थी, हमारे देश में भी बनी। दुनिया भर में आरएसएस जैसे संगठन बन रहे थे, हमारे देश में भी आरएसएस बना। आप ये याद रखिए, आरएसएस कोई केवल हिंदुस्तान की पैदाइश नहीं है। हिटलर को पैदा करना तो वही नाजीवाद फांसीवाद ही पैदा किया ना। पूरी दुनिया के पैमाने के ऊपर गरीब गुरबा की लड़ाई को रोकने के लिए, मजदूर किसान की लड़ाई को रोकने के लिए, न्याय की लड़ाई को रोकने के लिए फांसीवादी नाजीवादी फिलोसफी को मानने वाली पार्टियां बनी, संगठन बने। तो आरएसएस कोई अकेला नहीं था, दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसे संगठन बने। और जो हिटलर ने, मुसोलिनी ने वहां किया, ये लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इनके गुरु ने कहा। मैं नहीं इल्जाम लगा रही, हमारा कम्युनिस्टों का दोष नहीं है इन पे कि तुम नाजीवादी हो, फांसीवादी हो। हम सिर्फ इनको याद दिला रहे हैं कि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको समझाया था। गुरु हेडगोवार को पूछा गया, वो कम्युनिस्ट बने हैं, वो कम्युनिस्टों को हमने पूछा है तुम किस लिए बनाए हो ये पार्टी, क्या करना चाहते हो? तो कम्युनिस्टों ने कहा हम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हो? हम दबे कुचले की लड़ाई लड़ रहे हैं और आजाद हिंदुस्तान में इंसान के ऊपर होने वाले शोषण को हम खत्म करेंगे और सबकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, समाजवाद बनाएंगे। तो आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? आप आरएसएस बना रहे हैं। तो गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा हमारी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं है। मिस्टर मोदी, हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े। आपके गुरु ने स्वतः कहा हमारी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं है। इसलिए जो उन्होंने कहा उस हिसाब से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ा। तो अगर आज हम कह देते हैं कि आपने अंग्रेजों की दलाली की, तो हम कौन सा गलत कह रहे हैं? आपने वही किया जो आपके गुरु ने किया। गुरु से पूछा गया आपकी आइडियोलॉजी होगी, कोई विचारधारा होगी, वो कम्युनिस्ट कह रहे हैं हम मार्क्सवाद मानते हैं, हम लेनिनवाद मानते हैं, हम सूफी संतों को मानते हैं, हम शोषण का से मुक्ति दिलाने वालों जो दुनिया में पीर पैगंबर हुए हम उन सबको के रास्तों को मानते हैं। आप किसको मानते हो? उन्होंने कहा कि हम नाजीवाद को मानते हैं, फांसीवाद को मानते हैं, हम हिटलर को मानते हैं, हम मुसोलिनी को मानते हैं। तो उनका प्रेरणा स्रोत तो हिटलर और मुसोलिनी थे। उनकी फलसफा तो नाजीवाद फांसीवाद था। फिर उनसे यह भी पूछा गया तो फिर आपके दुश्मन कौन है? उन्होंने दुश्मन भी गिना दिए कि लड़ाई किससे है? उन्होंने कहा ईसाइयों से है, मुसलमानों से है और लाल झंडे से। तो नरेंद्र मोदी अपने लीडरों को, कार्यकर्ताओं को उसी लाल झंडे की याद दिला रहे थे, क्योंकि एकता के बनने के बाद 1920 में पूरे देश में मजदूरों का लाल झंडा घूम रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी तो 25 में बनी, लेकिन मजदूरों ने तो झंडा दुनिया के पैमाने पर जो फहराया जा रहा था कम्युनिस्टों के द्वारा भी, मजदूर आंदोलनों के द्वारा भी, वो तो पूरे देश में प्रचलित था झंडा। उसको कह रहे थे ये बहुत खतरा है। और उसी हिसाब से ये हुकूमत अच्छे से जानती है और ये हम ही से डरती है। हम किसी को डराने के लिए नहीं आए, हम न्याय के लिए आए हैं। हमारे पुरखों ने लड़ा है, कुर्बानियां दी हैं, हम उनके रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं और अगली पीढ़ियों ने उस आंदोलन को, उस संघर्ष को, उस सपने को आगे बढ़ाना है जिसके लिए हमारे पुरखे लड़े गए। और ये पूरे मानवता के इतिहास को सम्मिलित करते हुए कम्युनिस्ट उत्पन्न हुए हैं। कम्युनिस्ट उस पूरे पास मानवतावादी सोच और समझ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस मौके के ऊपर हम अहद ले रहे हैं, जगह जगह जहां जहां हम इस शताब्दी के शुरू होने के प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम धन दौलत के बंटवारे की जो हम बात करते हैं, हम ये प्रश्न उठा रहे हैं। बस धन दौलत तो मजदूर और किसान पैदा करता है, यही तो दोनों उत्पादकता की ताकतें हैं किसी भी समाज के अंदर। पर फिर इन्हीं की मुफलिसी क्यों है, इन्हीं की हालत क्यों खराब है? अभी वो डल्लेवाल जी जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी काफी नाजुक स्थिति, एसकेएम इनका ग्रुप और एसकेएम दूसरा ग्रुप भी अब इनको सॉलिडारिटी दे रहा है। सबकी मांगे तो सेम ही है, एमएसपी की है और दूसरी मांगे हैं। वो लड़ाई चल रही, संघर्ष चल रहे हैं, हम उनके समर्थन में। उनको क्यों नहीं राहत दी जा सकती? किसानों की मांगे क्यों नहीं मानी जा सकती? मजदूरों की मांगे क्यों नहीं मानी जा सकती? हमारा न्यूनतम वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? सबको पेंशन के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता? हमारे पब्लिक सेक्टर में, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में रिक्त पदवियां पड़ी हुई हैं लाखों, वो क्यों नहीं भरी जा सकती? उस सबके लिए धन की जरूरत है ना, तो धन तो है देश में, धन दौलत तो पैदा की जा रही है, लेकिन उसका बंटवारा सही नहीं है। क्या स्थिति है? जो कुल धन दौलत है हिंदुस्तान में, उसमें से जो ऊपर के 1% अमीर हैं, उनके हिस्से 40.5% है, और जो नीचे के 50% लोग हैं, 70 करोड़ हिंदुस्तानी, उनके हिस्से केवल कुल धन दौलत का 3% आ रहा है। जो हमारे से जीएसटी इकट्ठा हो रही है, ऊपर के 10% लोग केवल 4%, 3 से 4% के बीच में जीएसटी दे रहे हैं, और जो हमारा ये गरीब गुरबा है, जिसके हिस्से केवल 3% धन दौलत का कुल हिस्सा है, वो 65% जीएसटी का हिस्सा दे रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग टैक्स पे नहीं कर रहे, एक भिखारी भी टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि वो भी बाजार से खरीदने के लिए जाएगा, हर आइटम जो वो खरीदेगा उस पर उसको जीएसटी देना है। तो जीएसटी तो हमारे दूध, दही, मक्खन सब चीज पे लगा दिया गया था, सारी एसेंशियल कमोडिटीज पे जीएसटी लगा हुआ। इसलिए मैं आप सब साथियों से ये कहना चाह रही हूं, ये जो असमानता है इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यूरोप के जो अमीर लोग हैं, हिंदुस्तान के अमीर उनसे ज्यादा अमीर हैं। गरीबी हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो सबसे गरीब देश है, बुरुंडी और मेडागास्कर और सहारा, अफ्रीकन सहारा के लोग, उनकी जो गरीबी है दुनिया में बहुत बड़ी गरीबी मानी जाती है। हिंदुस्तान के गरीब उनसे भी ज्यादा गरीब है। यह दुनिया की इनइक्वालिटी रिपोर्ट में छपा, हिंदुस्तान की सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाई, नहीं बता पाई कि यह सच है कि झूठ है, क्योंकि यही सच है। तो बेरोजगारी है और धन दौलत का गैर बराबरी से बंटवारा है, और उसके बाद अडानी को बचाने के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं दी जाती है। उसको बचाने के लिए आप नए नए हथकंडे खेलते हैं और उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर की भी बेइज्जती करते हैं। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने वालों की बेअदबी की जा रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है। वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन धन्यवाद का उसको चला रही है। संविधान होते हुए भी संविधान को नकारा जा रहा है, और चुनाव पर चुनाव सारी प्रक्रिया पारदर्शिता से घटा के उस सारी प्रक्रिया को बर्बाद किया जा रहा है। पहले तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो पदाधिकारी चुनने होते हैं, उसी कानून को बदल दिया, चीफ जस्टिस का नाम हटा दिया, प्रधानमंत्री, उनका मंत्री और एक अपोजिशन लीडर और बहुमत से फैसला। तो बहुमत मतलब जो 2 जाने निर्णय ले, प्रधानमंत्री और उनका मंत्री। फिर एक अधिकारी से इस्तीफा कराया गया, फिर 2 सीटों पे अपने चहेते बिछाए गए, फिर वो इलेक्शन कमीशन अपनी जेब का इलेक्शन कमीशन बना लिया, और उसके जरिए से लोकसभा चुनाव भी हो गए, हरियाणा के चुनाव भी हो गए, बाकी राज्यों के हो गए।
और अभी अभी क्या किया, जब ये शोर हो रहा है कि हम वीवीपी पैड देखना चाहते हैं, हम कुछ इलाकों की जो चुनाव हुए, जो वोट चले, वो जितनी टोटल वोट है उससे ज्यादा काउंट कैसे हो गई, 4 करोड़ 80 लाख का फर्क कैसे हो गया, जो वोटें पोल हुई, जो गिनती में हुई, वो गिनती 4 करोड़ 80 लाख ज्यादा निकली। अब राज्य सरकारों में भी ऐसा हो रहा है, तो अब इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए हैं, तो सरकार ने अभी अभी सबसे नजरें चुरा के परिवर्तन ला दिया। खुद वो जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन है, उस इलेक्शन कमीशन को क्या क्या चीज पब्लिक करनी चाहिए, उसी के अंदर फेरबदल करती है कि आपके पास जो अधिकार था कि सही मायने में हमारा जनवाद फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उस अधिकार का आप इस्तेमाल कर सके, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने कानून में तब्दीली ला दी। इसलिए ये सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उसके रहते हुए भी अपना संविधान चला रही है, और जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको तबाह कर रही है। तो आपका देश बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ये इस देश के वासियों को समझाना है और ये भी उनको बताना है कि ये लड़ाई असल में पब्लिक बनाम नरेंद्र मोदी हो गई थी। पार्लियामेंट की लड़ाई लोगों ने अपने हाथ में इस लड़ाई को लिया, हमारे युवाओं ने हाथ में लिया। सोशल मीडिया के जरिए से मोदी मीडिया को चारों खाने चित करने की कोशिश की हमारे युवाओं ने। तो इस देश के अंदर आवाम ने लड़ा है, पॉलिटिकल पार्टीज ने परिपक्वता उतनी नहीं दिखाई। इंडिया ब्लॉक बना भी बहुत सारी जगहों पे अलायंसेस तक नहीं ढंग से कर पाए, और उसका फायदा सत्ता ने उठाने की कोशिश की। इसलिए जनता समझती है और जनता लड़ाई लड़ी है, आवाम लड़ने को तैयार है, लेकिन अब इनको मालूम है आवाम इनके खिलाफ खड़ा होगा सड़कों पे, तो हर पारदर्शिता को ये खत्म कर डालना चाहते हैं। इसलिए चुनावी प्रक्रिया का भी एक मजाक बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के सिस्टम को हटा के राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसलिए समय नहीं है हम लोगों के पास कि हम बहुत इंतजार करें इनके खिलाफ लड़ाई में। समय तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के कारकुनों को, कार्यकर्ताओं को, हमदर्दों को अपनी रणनीति को तेज करना चाहिए, आवाम पर भरोसा करना चाहिए, जनता पर भरोसा करना चाहिए, मजदूर किसान पर भरोसा करना चाहिए, अपने युवाओं के बीच में जाना चाहिए। हमारी बहनें जिनके ऊपर जुल्म दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और जो अतताई है उनको जुल्म करने वाले, उनको ये पार्टी सत्ता में बैठी संरक्षण देती है। मैं तो हरियाणा में हूं ना, हरियाणा की बच्चियां ही तो बैठी थी ना दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के ऊपर, साक्षी मलिक बैठी थी, विनय मोहब्बत बैठी थी, और इनके सहयोगी पहलवान साथी जो मेडल जीत के लाए वो इनके साथ बैठे थे। किस तरीके से ब्रिजभूषण शरण को उन्होंने सुरक्षा प्रदान कर रखी थी, किस तरीके से वो पार्लियामेंट के अंदर नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में शामिल था और हमारी बच्चियों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा था। मणिपुर में यंग बच्चियों को नंगा करके सड़कों के ऊपर दबाया गया, बेइज्जत किया गया, रेप हुए वहां पे, प्रधानमंत्री वहां एक बार नहीं गए। कारगिल वार का हीरो अभी भी आर्म्ड फोर्सेस में है, वो छुट्टियों पे घर में आया हुआ। उस कारगिल वार के हीरो आर्मी मैन की पत्नी को उसके सामने से, उसकी आंखों के सामने से उठा के ले गया था ताई, उसके सामने उसको पब्लिकली नंगा किया। नरेंद्र मोदी ने कभी चिंता जताई या मणिपुर गए? नहीं गए। ये कौन सा समाज का हिस्सा है जिसके ये हित करने वाले हैं? एक केवल और केवल अपने पूंजीपति मित्रों के अलावा ये समाज के हर हिस्से के खिलाफ। और बच्चों की कॉपी किताब छीन लेना चाहते हैं, नया शिक्षा नीति ले आए, शिक्षा को महंगा कर रहे हैं, शिक्षा को प्रदूषित कर रहे हैं, उसमें जहर भर रहे हैं, नफरत भर रहे हैं, सिलेबस चेंज कर रहे हैं। तो किसको छोड़ रहे हैं? किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। अगली पीढ़ियों को भी कुंभ कर दो, उनके दिमाग बंद कर दो,
और पूरा का पूरा सोचने का नजरिया बदल डालो। ये है इनकी सोच। इसलिए खतरा केवल इतना नहीं है कि ये कोई एक पार्टी है तो पार्टियां आती हैं जाती हैं। ये पार्टियां आती हैं जाती हैं नहीं है। ये वो नासूर है जो हिंदुस्तान में आजादी के आंदोलन के दौरान पैदा हुआ। दुनिया के पैमाने में इन नासूरों के मित्र भी पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को दूसरी जंग में धकेला, जो आज पूरी दुनिया में सिर उठा रहे हैं। ये नाजी और ये फांसी सब जगह पे नंगा नाच चल रहा है अलग अलग देशों के अंदर। और अब तो ट्रंप भी जीत गया वहां पर फिर से दोबारा अमेरिका के अंदर। अमेरिका में तो जो भी हुकूमत आती है, हथियार के जो मालिक हैं, उन उद्योगों के जो मालिक हैं, उनकी बगल में खड़ी हो जाती है। ये हम देख रहे हैं यूरोप के अंदर, ईस्ट साइड में, अफ्रीकन कंटिनेंट में, अमेरिका और कनाडा में, सब जगह हम देख रहे हैं कि ये नाजीवाद फांसीवाद को मानने वाले लोग, जनवाद की धज्जियां उड़ाने वाले लोग जगह जगह के ऊपर तेजी से सिर उठा रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया का पूंजीवाद अपने संकट को झेल नहीं पा रहा है तो वो पूरे समाज को अंधवाद की तरफ धकेल रहा है। हिंदुस्तान में किसी भी समस्या का हल इनकी नीतियों से नहीं मिलेगा और समस्याएं बिगड़ेंगी तो फिर लोग सिर उठाएंगे तो उनको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी में बांट डालो। उनको इस ड्रेस और उस ड्रेस, इस खान पान और उस खान पान में, ये भाषा और वो भाषा, ये जाति और वो जाति, उनको आपस में लड़ा दो। इनके पास यही रास्ता है। ये ज्यादा दिन नहीं डुगडुगी बजा करते, इस डुगडुगी को थमना ही पड़ता है और उस डुगडुगी को छीन के दफन करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करते हुए आखिर में कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हम चीन से ज्यादा आबादी का देश हो चुके हैं। हमारे देश के ऊपर बहुत सारे देशों की नजर रहती है। हिंदुस्तान में जो कुछ अच्छा होता है उसका अच्छा इम्पैक्ट बहुत देशों में जाता है। हिंदुस्तान में कुछ गलत होता है तो बहुत से देशों के अच्छे लोगों को नुकसान होता है, वहां बुरे लोगों को फायदा होता है। इसलिए इस दौर के अंदर हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है। हमें अपने मुल्क के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। मानव को मानव का दर्जा दिलाने की जरूरत है। हर मानव की जरूरत पूरी हो सके ऐसे समाज को बनाने की जरूरत है और उसके लिए कोई भी कुर्बानियों के रास्तों पर चलना पड़े, जैसे हमारे पुरखों ने उन रास्तों को चुना, ऐसे ही हमें आज की पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को उन्हीं रास्तों को आगे बढ़ाने की जरूरत है।